Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss BSc third year sample paper explanation section C. 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये एक क्वेश्चन है, फिर मैं एक एक करके और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो कॉपी पेन पकड़ के खड़े हो जाएं, बैठ जाओ आराम से, कॉपी पेन पकड़ लो या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना, समझते रहो। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसने क्वेश्चन में पूछा है लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COH आपको कैलकुलेट करना है। ये गिवन है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक्चुअली क्या है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है। ये जो क्वेश्चन है वो मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कॉलरॉस लॉ से। कॉलरॉस अंकल ने जो लॉ दिया था, कॉलरॉस लॉ के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जा करके उसे देख लेना, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। तो बेसिकली कॉलरॉस अंकल ने बोला क्या कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे HCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। जो भी चीज़ अपने आयंस में ब्रेक हो जाती है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और उस इलेक्ट्रोलाइट के एनायन के सम के इक्वल होता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस उसी इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और एनायन के सम के इक्वल होता है। जो उन्होंने स्टेटमेंट में बोला थियोरेटिकल वे में, उसी को मैथमेटिकली लिखा है HCl के लिए। ये कितना गिवन है आपको, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फर्स्ट इक्वेशन है, कॉलरॉस लॉ से आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हो, ऐसा कॉलरॉस अंकल ने बताया था। दूसरा आपके पास गिवन था लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COONA। तो लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COONA को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COO नेगेटिव एनायन प्लस कैटायन कौन है इसके, सोडियम भैया है, 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट लैम्डा नॉट m ऑफ टाटा सॉल्ट इज़ गिवन बाय लैम्डा नॉट m ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl नेगेटिव, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन था, 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट चल रही है इनकी। अब हमको चाहिए हमको क्या चाहिए, लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COOH चाहिए। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4th, 5th और 6th पढ़ लेते हैं आपकी खुशी के लिए, क्योंकि खुशी मिलेगी जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लैम्डा नॉट m ऑफ H प्लस और लैम्डा नॉट m ऑफ CH3CO नेगेटिव, अगर मैं इन दोनों पे ध्यान दूँ तो इन दोनों को कैटायन और एनायन के सम को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये शायद हमें दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इक्वेशन नंबर 4th और इक्वेशन नंबर 5th को ऐड कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसको ऐड करूँगा तो लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COOH तो बन ही जाएगा, लेकिन फालतू के Na पॉजिटिव और फालतू के Cl नेगेटिव भी आ जाएंगे। लेकिन हमें वो तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, और हम इन दोनों की वैल्यू को भी क्या कर लेंगे, ऐड। तो आंसर हमारा 300 आ जाना चाहिए था, लेकिन साथ साथ Na प्लस और Cl नेगेटिव भी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमारे पास 36 नंबर की इक्वेशन से Na प्लस और Cl नेगेटिव दिख रहे हैं। तो अगर मैं 4th और 5th को ऐड कर लूँ और 6th को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो जो मुझे चाहिए वो आ जाएगा। आओ सीखें, इससे और इससे लिख रहे हैं। तो 4th वाले से लैम्डा नॉट m ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट m ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl नेगेटिव। आगे बढ़ जाते हैं। राइट साइड में क्या होगा, 4th और 5th की वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे और 6th वाली की वैल्यू को माइनस कर लेंगे। यूनिट वही रहने वाली है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको और इसको देखो तो ये दोनों तो मिल करके ये बन जाएंगे, लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COOH लिख सकते हैं कॉलरॉस लॉ से, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस कैटायन और एनायन के सम के इक्वल होता है। उस टेक्निक या उसकी वजह से इससे ये कैंसिल, प्लस से माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला आएगा ब्रैकेट के अंदर जाके, ये प्लस का है, सब कैंसिल हो जाएंगे, निकल लेंगे एक साथ। फिर बचेगा क्या वहाँ, 300 माइनस 50 कितना बच जाएगा, 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है जो आपको चाहिए था। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, अगर आप उस टॉपिक को पढ़ोगे कॉलरॉस लॉ को, तो आपको वो कॉलरॉस लॉ जब लैम्डा नॉट m बताता है तो वो कहता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इस
इन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से और कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन से आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एम भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब आप ग्राफिकल मेथड से थियोरेटिकल वे में समझते हो इस टॉपिक को, तो आपको वो कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर सकते हैं। खैर यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का आंसर आ गया और आपका सॉल्यूशन बस इतना सही था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। छापो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी स्क्रीनशॉट कभी खोलना मत, पढ़ना भी मत। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग, ठीक है, फिर पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। और जा कर के जब वीडियो अच्छी लगती है तो कभी लाइक वाइक भी कर लिया करो। आज तक हमने कभी अपनी वीडियो पे बोला नहीं, तो तुम लोग तो बिल्कुल ही बिना लाइक वाइक मारे चले जाते हो, शर्म कर लिया करो थोड़ी। आगे बढ़ जाते हैं। डिफाइन वाटर सिस्टम। ओहो, ज़िंदगी को पूछ लिया इसने तो, जल ही जीवन है, उस सिस्टम को समझाने के लिए कह रहा है। एक्चुअली सबसे पहले फिर से आपको समझना है कि ये क्वेश्चन कहाँ का है। वाटर सिस्टम बेसिकली फेज़ इक्विलिब्रियम से है, फेज़ इक्विलिब्रियम वाली यूनिट से है। फेज़ क्या होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। फेज़ क्या होता है और फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, जनरली फेज़ भी वही है। फेज़ और स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे सपोज़ ये ऑयल है और ये वाटर है, दोनों की स्टेट पूछा जाए तो एक ही लिक्विड स्टेट है, फिजिकल स्टेट एक ही है जो कि लिक्विड है। लेकिन अगर हम देखें तो ये एक अलग लेयर दिखाई देती है और ये एक अलग लेयर दिखाई देती है, तो ये है फेज़। किसी भी सिस्टम का वो हिस्सा जो फिज़िकल रूप से क्लियरली दिखाई दे और मैकेनिकल रूप से आप उनको अलग अलग भी कर सकते हो, तो वो फेज़ होती है। तो एक फेज़ ये है, एक फेज़ ये है। तो स्टेट, फिजिकल स्टेट तो कितनी है, 1 लिक्विड स्टेट। लेकिन अगर हम फेज़ की बात करें तो फेज़ कितनी है यहाँ पर, 2। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फेज़ और किस में, फिजिकल स्टेट में। बाकी सब एक जैसे ही चलता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अपने क्वेश्चन पे, अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। सारा खेल एक इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है, ये समझ में आ जाए तो सारा काम हो जाता है। तो वाटर सिस्टम के लिए हम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच अगर ग्राफ बनाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे बर्फ़, यहाँ पर पानी और यहाँ पर वेपर। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो बर्फ़ पानी में बदल रहा है, पानी वेपर में बदल रहा है, ऐसा कुछ है। और प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट का अपने आप में संबंध है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो 1 कंपोनेंट सिस्टम है। सबसे पहली बात तो वाटर सिस्टम मतलब लिखेंगे कैसे, वाटर सिस्टम इज़ अ 1 कंपोनेंट सिस्टम विच फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट, आइस, वाटर एंड वेपर। तीनों ही फेज़ में पाया जाता है, 3 फेज़ में पाया जाता है। वो आपका क्या कहलाता है, वाटर सिस्टम है, 1 कंपोनेंट सिस्टम है। ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर वाटर सिस्टम वी गेट 3 कर्व्स, OA, OB, OC। आपको कोई और अच्छे नाम लगते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और OA डैश। तो ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर, सबसे पहले बस ये है कि आप ग्राफ पढ़ लो, बस ग्राफ समझ में आ जाएगा, बाकी सब कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। तो ग्राफ ऐसे बनता है, ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर वाटर सिस्टम वी गेट 4 कर्व्स, OA, OB, OC एंड 1 OA डैश, और 3 एरियाज, 1, 2, 3 एरिया है, जिसमें AOC है, AOB एक एरिया दिख रहा होगा, BOC 3 एरिया दिख रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। कर्व OA बस मैं एक ही डिफ़ाइन करूँगा, बाकी आपको खुद से समझना है। इन दिस कर्व 2 फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम। इन दिस कर्व 2 फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी दिख रही हैं, आइस और वेपर। क्योंकि सॉलिड से सीधे गैस बन रही है तो इस कर्व को कहते हैं सब्लिमेशन कर्व। ये लैंग्वेज में लिखनी है ये बातें। दिस कर्व इज़ ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन कर्व, क्योंकि जब किसी सॉलिड को डायरेक्ट बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए गैस में बदलते हैं तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्व पतन कहते हैं। तो ऊर्ध्व पतन वक्र भी कह सकते हैं। ये वाटर को वेपर में बदल रहे हो तो आप इसे वेपराइजेशन कर्व कह सकते हो, और इस कर्व को आइस वाटर में बदल रही है, लिक्विड हो रहा है, लिक्विफिकेशन कर्व भी कह सकते हो, या मेल्टिंग पॉइंट कर्व भी कह सकते हो। आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे वो लिखो। मेल्टिंग पॉइंट कर्व। दूसरा OA डैश एक अलग चीज़ है, उसे बाद में बताएंगे। तो इन दिस कर्व
two phases are in equilibrium. This curve is also known as sublimation curve. In this phase two phases are in equilibrium. Now according to phase rule है ये वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल ये होता है. अब ये क्या क्या बला आ गई इसे समझना पड़ेगा. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की वो कम से कम संख्या जो पूरे सिस्टम को डिफाइन करने का दम रखती हो. जैसे वाटर सिस्टम की अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जनरली बात करें तो टेम्परेचर बढ़ा करके आप इसमें बदल सकते हो, इसे इसमें बदल सकते हो, ठंडा करके इसे इसमें बदल सकते हो, इसे इसमें बदल सकते हो. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली 1 है वाटर सिस्टम के लिए. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो खैर हम कैलकुलेट करते हैं, पर हम समझ लेते हैं. इसमें यह है सी कंपोनेंट. कंपोनेंट क्या है? वाटर है जो कि वन कंपोनेंट सिस्टम है. फेज़ कितनी है? इस कर्व पर कितनी फेज़ है? जनरली 2 फेज़ है और प्लस 2. सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 1. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 1. एक ही फैक्टर है जो इस कर्व पर दोनों को मतलब दोनों फेज़ को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है. फिर सिमिलरली आप कर्व ओ बी को डिफाइन करोगे. फिर कर्व ओ बी उसकी कहानी लिखोगे. इन दिस कर्व 2 फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम. नाउ अकॉर्डिंग टू फेज रूल दिस कर्व इज ऑल्सो नोन एज वेपराइजेशन कर्व. और फिर से सॉल्व यही करोगे, यही आएगा, 1 ही आएगा. फिर इसे सॉल्व करोगे. दिस कर्व इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग पॉइंट कर्व. In this curve 2 phases ice and vapor are in equilibrium. Now according to phase rule फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे. कंपोनेंट 1 ही है, फेज 2 ही आएगी. फिर से सॉल्व करके 1 ही आ जाएगा. दिस कर्व इज कॉल्ड मेटास्टेबल कर्व और ऑन स्लाइड डिस्टर्बेंस इट बिकम्स ये एक हाइपोथेटिकल टाइप कर्व है. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से ये काई में बदल जाता है, ओ ए में कन्वर्ट हो जाता है. तो उसे बस इतना सा ही लिखना है और कुछ इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना है. और आपको क्या मिले थे? एरियाज़. कितने एरिया मिले थे? AOC ये वाला एरिया, BOC और AOB. तो मैं एक एरिया डिफाइन कर रहा हूँ AOC. इन दिस एरिया ओनली 1 फेज इज़ प्रेजेंट. इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं है, एक ही फेज़ है बस. इन दिस एरिया ओनली 1 फेज आइस इज़ प्रेजेंट. तो फेज़ कितनी हो गई आपके लिए? 1. नाउ अकॉर्डिंग टू फेज रूल F = C - P + 2. कंपोनेंट कितना है? वाटर, 1 कंपोनेंट सिस्टम है. यहाँ पर इस एरिया में कितनी फेज़ है? 1 + 2. सॉल्व करेंगे कितना आ गया? 2. इसका क्या मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की संख्याएं हैं. तो इस एरिया पर ये जो पूरा एरिया है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है और प्रेशर पर भी डिपेंड कर रहा है. सिमिलरली इसके लिए सॉल्व करोगे, इसके लिए सॉल्व करोगे, वही आएगा, वही आ जाएगा. कितनी चीज़ें डिफाइन कर चुके हो? 1 2 3 4 5 6 7. 7 चीज़ें डिफाइन कर चुके हो. अब 4 नंबर बहुत होते हैं, 4 नंबर में इतना कुछ डिफाइन करना. दूसरी बात आ जाएगी आपके पास, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा डिफाइन करोगे. लास्ट में आप लिखोगे. आपको एक चीज़ और मिली है यहाँ पे, इसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट. तो ट्रिपल पॉइंट ओ को डिफाइन करोगे. तो ट्रिपल पॉइंट ओ के लिए क्या कहोगे? एट दिस पॉइंट 3 फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम. कौन कौन सी हैं वो? तीनों की तीनों बदतमीज ये हैं. तो नाउ अकॉर्डिंग टू फेज रूल F = C - P + 2. 1 कंपोनेंट सिस्टम है. फेज कितनी है? 3 + 2. 2 + 1 3 - 3 कितना आ गया? 0. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 0. इसका क्या मतलब है कि इस पॉइंट पर जो आपका ये सिस्टम है वो किसी ना तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ना ही प्रेशर पर डिपेंड करता है. इस पॉइंट को क्या कहते हैं आप? ट्रिपल पॉइंट ओ कहते हैं. तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके छाप लो इसे जो लिखा है तुम्हारे सामने. बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं. उड़ा दूँ? नेक्स्ट आओ सीखें. एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल. इसके लिए आप जा कर के मेरी EMF वाली वीडियोस भी देख सकते हो, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली भी. पर कोई बात नहीं, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स बता रहे हैं, यहीं देख लो. फॉलोइंग सेल, दिए गए सेल का EMF आपको कैलकुलेट करना है. ये सेल दे रखा है, इस भैया को सेल ही कहते हैं. ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है. दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा है. गैल्वेनिक सेल वाली वीडियो देखना तो समझ में आएगी बातें. 0.01 मोलैरिटी गिवन है, 0.001 मोलैरिटी गिवन है. E0 वैल्यू दे रखी है Cu + 2/U. रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
गिवन है, नहीं भी दिया हो तो आपको याद होना चाहिए कि कॉपर भैया का इतना होता है, ई नॉट ऑफ जिंक वाले का -0.76 वोल्ट होता है। ये आपको याद भी रखना है। अब इस क्वेश्चन की में आपको ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसे कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं हम नन्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहली बात तो आपको वो आना चाहिए, नन्स्ट इक्वेशन। अगर नहीं आता तो आप यहीं ढेर हो जाओगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाना चाहिए कौन सी यूनिट से सवाल किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम बहुत समझदार हैं और हम जानते हैं कि नन्स्ट इक्वेशन क्या बला है। वी नो दैट E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log सी डी अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 1। इस पूरे फॉर्मूले में आपको ये निकालना है। तो आपको इसको निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेंगे? सबसे पहले इसे निकालना सीख लेते हैं। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये जो सेल लिखा है ये लेफ़्ट साइड में एनोड होता है, ये राइट साइड में कैथोड होता है। तो कॉपर के ई नॉट में से Zn के ई नॉट को माइनस कर लेंगे तो वो गिवन है 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस का है वो, तो माइनस 0.76 आएगा। दोनों को ऐड कर लेना, 1.10 वोल्ट आ रहा होगा। दोनों को ऐड करके इतना आ जाएगा। ई नॉट ऑफ सेल सॉल्व हो गया। अब आपको एन ए बी सी डी निकालना है। अब ये कैसे निकालते हैं? तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले एक बात और समझ लो, यहाँ पर हम सेल रिएक्शन निकालने जा रहे हैं। सेल रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले एनोड पर बात करते हैं। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऐसे याद कराया था गैल्वेनिक सेल में। लेफ़्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव, लेफ़्ट वाला ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर निगेटिव चार्ज होता है। तो Zn से क्या बनाना है, Zn+2। तो एनोड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए, लॉस कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन भैया। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पर कौन से वाले भैया हैं? कॉपर वाले। Cu+2 से Cu बनाना है आपको। तो खुद से सोचो कैसे बनेगा। Cu+2 से Cu तब बनेगा जब ये 2 निगेटिव इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। अब आप ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये भी हाफ सेल रिएक्शन है, वो दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाएगी। Zn + Cu+2 गिव्स Zn+2 + Cu। ABCD, ये जो ABCD थे वो आ गए हैं। n की वैल्यू ये है जो ये है। अगर ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो आपको सेम बनाने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखोगे। ये सेम बनाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ तो खैर सेम है। अब इसको मैं पढ़ लेता हूँ सेकंड, इसको पढ़ लेता हूँ मैं थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 क्या पता चलेगा? फॉर्मूला E इज़ इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू कितनी आई है? 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी है? 2 log C Zn+2 का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन, D की जगह Cu है, Zn A और B Cu+2 का कंसंट्रेशन। तो ए बी सी डी अपॉन ए बी आ गया। 1.10 2 से डिवाइड कर लेना, 0.0295 ही आता है। आई प्रॉमिस। Zn+2 कितना दिया है ये लिखा हुआ है यहाँ पे। डेसिमल हटाओ, 1/10⁻² आएगा। 10⁻² ऊपर लिख करके इसको लिख सकते हैं 10⁻²। इसका कंसंट्रेशन आएगा 1। फ्री स्टेट में जब कुछ भी ना लिखा हो तो उसका कंसंट्रेशन 1 लिखेंगे, इसका भी 1। Cu+2 का गिवन है तो आप इसे लिख सकते हो ढंग से, डेसिमल हटा के 10⁻³ अब आपको बस इसे सॉल्व करना है। 1.10 माइनस 0.0295 लॉग 10⁻², ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻+3 बनेगा। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 10⁻³ - 2 10⁻1 यानी कि log 10 बनेगा। log 10 की वैल्यू होती है 1। तो E इज़ इक्वल टू 1.10 माइनस 0.0295, जो भी माइनस करोगे आपका आंसर वोल्ट में आ जाएगा। तो EMF ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स कुछ ऐसे भी बताते हैं, वो आपको बोलेंगे कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। n की जगह यहाँ पे हमेशा 2 लगाओ। जो यहाँ पे लिखा है 10⁻² वो ऊपर लिख दो, जो यहाँ पे लिखा है 10⁻³ वो यहाँ लिख दो। तो वो कहते हैं ये ट्रिक है, वो मुझे भी आता है।
पर वो दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद फेल हो जाती है। उसकी कुछ वजहें हैं क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मल्टीप्लाई भी करने पड़ जाते हैं, तो वो उन टाइप के क्वेश्चंस में फेल हो जाती है। तो ऐसे वाली चीज़ों से बच के रहें, कभी ट्रिक के चक्कर में कॉन्सेप्ट ख़राब ना कर दें। इसलिए ट्रिकी होती है, कॉन्सेप्ट ही होती हैं, पिताजी हैं वो सबके। तो फिलहाल ये समझ में आ गया होगा कि EMF कैसे निकालना है। इतना तो माइनस कर ही लोगे, होमवर्क है तो मान ले, घर पे आराम से बैठ के कर लेना। अब इसी टाइप के क्वेश्चन से आपको यही सेल दे ऐसा नहीं है, कुछ भी दे सकता है, तरीका ये है। दूसरा, आपसे इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है E0 ऑफ सेल, वो ऐसे निकालते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है E निकालो, वो ऐसे निकालते हैं। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है गिब्स फ्री एनर्जी निकालो, उसका फार्मूला होता है -NFE। N की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन, F की वैल्यू हमेशा 96,500 फेराडे, ये लिखोगे, ये याद रखना है, और E की वैल्यू वहाँ से निकलेगी, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चौथा सवाल पूछा जा सकता है डेल G0 बताओ, जिसका फॉर्मूला होता है -NF E0। N की वैल्यू फिर से 2, F की वैल्यू ये, E0 की वैल्यू यहाँ से लगाओगे। चौथा सवाल। पांचवा सवाल वर्क डन निकालो, वर्क डन डेल G के बराबर आता है, जो ये आएगा वो ये आएगा। तो 5 टाइप के क्वेश्चन एक ही टाइप से लग जाते हैं। तो होप आपको कहानियाँ समझ में आ रही होगी। पॉज करके फिर से वही स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बाकी मैंने इसको पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 3-4 वीडियोस बनाई हैं, वहाँ जा कर के देखो, समझो कैसे कैसे क्या क्या करना होता है डिटेल के लिए। यहाँ पर हम बस क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन तो आपका खैर पहले ही सॉल्व हो गया था, कुछ चीज़ें और बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओहो, डिफाइन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को डिफाइन करना है। सबसे पहले तो इस शब्द को समझ लो। टाइट्रेशन को हिंदी में भैया कहते हैं अनुमापन। मापन को अनु करना है। अनुमापन मतलब क्या होता है? मेज़रमेंट। किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट को टाइट्रेशन कहते हैं। आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप वॉल्यूम निकालते रहते हो कुछ फॉर्मूले लगा करके, तो उसे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हो। अगर आप कंडक्टेंस मेज़र कर रहे हो तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, अगर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो भी निकालोगे वो मेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं उसे। तो फिलहाल यहाँ पर कंडक्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं हम। तो कंडक्टेंस क्या होता है? कोई, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। कोई इलेक्ट्रोलाइट सेल दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट बहती है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में आयंस के मोशन की वजह से बहती है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में टूटता है, मूव करता है, इधर उधर घूमता है, मजे लेता है, करंट पैदा करता है, उस करंट को कंडक्टेंस कहते हैं। उस कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालेंगे, बस थियोरेटिकल और ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो जो भी करोगे आप, सॉल्व करोगे या जो भी आपके पास आएगा ग्राफिकल से, तो उसे कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में आपको एक टाइट्रेंट की ज़रूरत होती है। आप कुछ कुछ मिलाते हो, कुछ कुछ आता है, कलर वलर बदल जाते हैं, कुछ कुछ चेंज होता है। तो जहाँ पे चेंज होता है उस वैल्यू रीडिंग को नोट कर लेते हैं और वो वहाँ पर पॉइंट बना करके ग्राफ बना लेते हैं। तो आओ सीखें। तो ये हम देखेंगे एसिड वर्सेस बेस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं NaOH। सबको अच्छे से पता है कि एसिड और बेस मिलकर के टाटा सॉल्ट बनाते हैं। H+ और OH नेगेटिव क्या बाहर कर देगा? यहाँ से H2O बाहर कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। जनरली सारे सॉल्ट ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ को छोड़ करके जो प्रेसिपिटेट ना बनाते हों। तो क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इधर हम कंडक्टेंस देख रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस ऐसे देख लो, या कंडक्टेंस को कुछ बुक्स में G से लिखा रहेगा, या मोलर कंडक्टेंस भी देख सकते हो। और साथ ही साथ इधर आप NaOH टाइट्रेंट मिलाने में लगे हो। तो एसिड और बेस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आप कर रहे हो, नोट करते रहें साथ साथ। तो
स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस कर रहे हो तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आयन में टूटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट पैदा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टेंस पैदा करेगा, और पूरे ही आयंस में H+ और OH नेगेटिव की आयनिक मोबिलिटी, आयंस के मोशन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होती है तो HCl की कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। अब आप उसमें क्या कर रहे हो, NaOH बेस मिला रहे हो, तो HCl काई में बदलने में लगा है, NaOH में बदलने में लगा, NaCl में बदलने में लगा है, तो इसकी कंडक्टेंस धीरे 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 कम होती रहती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बन तो स्ट्रॉन्ग रहा है लेकिन इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये तो धीरे धीरे ख़त्म होने में लगा है। माना इसके 10 मोल थे तो आपने 1 मोल ये मिलाया तो फिर ये 9 बच जाएंगे, क्योंकि 1 मोल तो इससे रिएक्ट करके 1 मोल ये बनाएगा, फिर इसके 2 रिएक्ट करके 2 बन जाएंगे, 8 ही बचेंगे। एक एक करके ऐसा होगा कि ये ख़त्म होता जाएगा, तो कंडक्टेंस एक पॉइंट ऐसा कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर HCl पूरा ख़त्म हो जाएगा। 10 मोल ने 10 मोल से रिएक्ट कर लिया, ये बना दिया, उसके बावजूद भी आप NaOH मिलाए जा रहे हो। NaOH अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या पैदा कर रहा है ये, OH नेगेटिव आयन। जैसे जैसे ये बढ़ाओगे तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, क्योंकि OH की आयनिक मोबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है, इसलिए मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी, इसलिए ग्राफ ऐसा आता है। इसकी लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद से करोगे। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड विच प्रोड्यूसेज H+ आयन ड्यू टू विच इट्स मोलर कंडक्टेंस विल बी हाई on adding NaOH as a titrant it becomes NaCl and its conductance decreases. On a graph we get a point at which HCl becomes disappear or consume. At this point is also known as end point. On further addition of NaOH the molar conductance or conductance of due to इंक्रीज इन OH नेगेटिव, कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, कंडक्टेंस इंक्रीजेज। जो जो कह रहा था वही सब बातें आपको नोट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, ये तो फर्स्ट किया हमने। दूसरा हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, एक वीक बेस की बात करूँ तो वीक बेस का एग्जाम्पल होता है NH4OH। ये ध्यान से रखें, एग्जाम्पल याद रखें। NH4Cl बनेगा और H2O आपका बाहर हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक बेस है, ये फिर से स्ट्रॉन्ग बन गया। अब यहाँ से समझो फिर से वही बात है, कंडक्टेंट्स और टाइट्रेंट के रूप में अब की बार आप NaH4OH मिला रहे हो। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, लेकिन कंडक्टेंस शुरुआत में ज़्यादा होगी क्योंकि आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो कंडक्टेंस ज़्यादा थी। ये मिला रहे थे, कंडक्टेंस धीरे धीरे कम होती रही। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे HCl ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी आप ये मिला रहे हो, ये OH नेगेटिव भी पैदा कर रहा है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि NH4OH एक वीक बेस है तो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो इस बात का ध्यान रख लेंगे। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा बात करेंगे, लैंग्वेज उसी तरीके से लिखनी है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH ले ले रहे हैं, CH3COONA प्लस H2O। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टेंस कोई सा भी दिखा सकते हो, और टाइट्रेंट क्या मिला रहे हो आप, NaOH मिला रहे हैं। तो आपके पास ये है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम्प्लीटली आयनाइज ही नहीं होगा, कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हुआ होगा तो कंडक्टेंस शुरुआत में क्या रही होगी, इसकी कम रही होगी। जब आपने इसमें ये मिलाया तो वीक से क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो इसलिए कंडक्टेंस बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि वीक से स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। आयन्स ये भी पैदा कर रहे थे, आयन ये भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा आयन पैदा करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे होंगे, तो इसलिए कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ी। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर ये ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी आप ये मिला रहे हो। अब आपको लगेगा कि H+ तो इसमें आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है, तो इसलिए कंडक्टेंस शुरुआत में कम थी, ज़्यादा नहीं थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद भी आप NaOH मिलाओगे तो NaOH क्या पैदा करेगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव की आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा भी होती है
और वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ज़्यादा मूव करेगा तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा पैदा करेगा। तो 3 ग्राफ आप ये इससे रिलेटेड पढ़ चुके हो। चौथे ग्राफ को भी मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। क्या है रह गया आपके पास, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। वीक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH, वीक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH, CH3COONH4 और प्लस H2O। अब एक ग्राफ और बना लेंगे, इधर ले रहे हैं कंडक्टेंस और इधर ले रहे हैं आपका टाइट्रेंट NH4OH। CH3COH एक वीक एसिड है, कंडक्टेंस कम थी, ये मिलाए जा रहे थे और स्ट्रॉन्ग बन रहा था। सॉल्ट जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं मैंने कहा था, तो कंडक्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, फिर भी आप NH4OH मिलाए जा रहे हो। मिलाओगे तो NH4OH एक वीक बेस है, तो कंडक्टेंस OH नेगेटिव तो ये भी पैदा करेगा, लेकिन क्या होगा कि ये वीक है तो कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ सेक्शन सी के लिए, और भी क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, जो मैं समझा रहा था उन बातों पर ध्यान दो, और चीज़ें तो खुद से भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। और बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी। लाइक शेयर कमेंट करना मुझे बोलना अच्छा लगता नहीं है, तो आप लोग खुद से कर लिया करें। बाकी हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।